नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नंदमन तिवारी। स्वागत करता हूं आप सभी के गुप्ता महोदय में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय LLB ऑनर्स सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम के इकोनॉमिक्स पेपर की। सेकंड पेपर जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, पहला पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस का था। और मुझे उम्मीद है कि जिस सवालों को हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपस में उस पर बात करी थी 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के, तो उससे आप सभी को कुछ मदद मिली होगी। और उम्मीद करते हैं कि इस वाले पेपर में, इकोनॉमिक्स वाले पेपर में भी आपको मदद मिले। तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के आपके पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। आपकी जो पहली यूनिट है वो मनी, बैंकिंग और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, जिसमें मनी मार्केट, बैंकिंग में RBI, बैंकों का फंक्शन क्या है, और एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। दूसरी यूनिट जो आपकी है वो है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और तीसरी यूनिट आपकी इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है, और चौथी यूनिट आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने जो प्रयास किया है, 5 ईयर प्लान्स के थ्रू प्रयास किया है, मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत प्रयास किया है। तो आपके लिए कौन से 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे 10 सवाल हैं जो आपके लिए आपके इस एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बात करते हैं हम एक एक सवाल की बात। जो पहला सवाल आपका है वो पुराने पेपर में खूब पूछा गया है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक है, और जिसका कीन्स का डिटर्मिनेशन, आपने कीन्स की थ्योरी पढ़ी होगी, और कीन्स का जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो उन्होंने बोला, कीन्स का जो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ कट किया होगा, तो ये मैंने लिखा हुआ है कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कीन्स डिटर्मिनेशन। तो जो कीन्स ने इनकम और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के अपने विचार रखे, जो उनकी थ्योरी थी, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको पढ़ करके जाइएगा। दूसरा सवाल जो आपका है इन्फ्लेशनरी डायनामिक्स। इन्फ्लेशनरी डायनामिक्स, और इसमें आपको इन्फ्लेशन की मीनिंग, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति से संबंधित जो सिद्धांत हैं आपके इस बार के इस चैप्टर में, उसको पढ़ करके जाना है। और जो कॉजेज, मीनिंग और कॉजेज, क्या कारण है इन्फ्लेशन की, क्या कारण है। साथ में आपका जो एक टॉपिक कई बार पूछा गया है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो आप जब ये इन्फ्लेशन को पढ़ रहे हैं तो केवल इन्फ्लेशन की डेफिनेशन पढ़ के छोड़िए मत, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन पढ़िए, मीनिंग पढ़िए, इन्फ्लेशन के जो कॉजेज हैं उनको पढ़िए, और कॉजेज पढ़ने के साथ साथ आप स्टैगफ्लेशन पढ़ करके भी जरूर जाइए। उसके बाद अगर हम बात करें इन्फ्लेशन के बाद, तो जो पॉवर्टी के जो कॉजेज हैं, जो गरीबी के भारत में जो गरीबी के कारण हैं, और इसके साथ साथ गरीबी के साथ साथ जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं टू इरेडिकेट इट, जो पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए जो सरकारों के द्वारा प्रयास किए गए हैं। क्या प्रयास किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी उन्मूलन बोलते हैं हिंदी में, इरेडिकेट करने को, और वो प्रयास कहाँ तक सफल हुए हैं, ये वाला सवाल आपके लिए। और जब हम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं तो पॉवर्टी के साथ साथ कभी जोड़ करके भी आया है, तो हम आपको बता दूं कि कभी कभी पॉवर्टी से चीज़ें जोड़ करके पूछी गई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो टॉपिक है तो कई बार इसके साथ जोड़ करके पूछा गया है, कई बार एक इंडिविजुअल खुद का एक सवाल आया है। तो पॉवर्टी के साथ साथ आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़िएगा। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी वही चीज, मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, कॉजेस क्या है, और गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या हैं अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए। भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, भारत में अगर बेरोजगारी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी की दर ज़्यादा है, रेट ज़्यादा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न क्या है, और रीज़न पढ़ने के साथ साथ उसके कॉजेज क्या है, और गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं इसको खत्म करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए। उसके बाद जो अगला सवाल है आपके लिए वो थोड़ा सा टेक्निकल है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी को लेकर के सवाल है। मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी को लेकर के सवाल है। इसके आपको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के जाइएगा, इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ के जाइएगा। जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और फिजिकल पॉलिसी को विशेष रूप से पढ़ के जाइएगा।
अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के रेफरेंस में। तो एक तो आपका हो गया जो मॉनेटरी पॉलिसी वाला सवाल है, उस मॉनेटरी पॉलिसी में जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो, मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो, उसके बाद आपको जो फिस्कल पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो, और फिस्कल पॉलिसी को विद स्पेशल रेफरेंस टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी पढ़ के जाना है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, ये दो चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद अगर अगले सवाल की बात करें तो जो पांचवा सवाल है वो जो वेरियस इकोनॉमिक्स पॉलिसी लेजिस्लेशन है, जो वेरियस इकोनॉमिक्स पॉलिसी लेजिस्लेशन है, और इसमें स्पेशल रेफरेंस टू मनरेगा, जिसे अब नरेगा कहते हैं, ये आपको वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसी लेजिस्लेशन वाले पोर्शन में आपको नरेगा को स्पेशल रूप से पढ़ना है, विशेष रूप से पढ़ना है, और बाकी जो अन्य पॉलिसी लेजिस्लेशन है उनको कवर करके जाइए। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड वाले पोर्शन की, इंटरनेशनल ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला जो पोर्शन है, उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाले पोर्शन में आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की थ्योरी और बैलेंस ऑफ ट्रेड से इसका अंतर, बैलेंस ऑफ पेमेंट की थ्योरी और बैलेंस ऑफ ट्रेड से इसका अंतर, और जब ये आप पढ़ रहे हैं तो गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड भी जरूर पढ़िएगा। जो इंटरनेशनल ट्रेड वाला जो आपका पोर्शन है उसमें गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड में आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों पढ़िएगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड की जब आप थ्योरीज पढ़ेंगे तो आपको खुद बखुद पता चलेगा कि इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में और बैलेंस ऑफ ट्रेड में अंतर क्या होगा। उसके बाद अगर हम बात करें अगली बार सातवें सवाल की, तो आपको नेशनल इनकम वाले पोर्शन पे काम करना है, राष्ट्रीय आय की गणना, और राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जीएनपी, एनएमपी और जीडीपी, इन तीनों के जो फॉर्मूले हैं कि एनएमपी को कैसे काउंट करते हैं, जीडीपी को कैसे काउंट करते हैं, जीएनपी को कैसे काउंट करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट, और इन सारी चीज़ों का जो आपका नेशनल इनकम निकालने का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को कायदे से पढ़ करके जाइए। आठवें सवाल की अगर बात कर ले नेशनल इनकम के बाद, तो फंक्शन ऑफ बैंक्स, जो बैंक के कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ बैंक, और बैंक के कार्य जब आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आरबीआई को जरूर पढ़िए। आरबीआई का फंक्शन क्या है, क्यों इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, और जब आप आरबीआई का फंक्शन पढ़ रहे हैं तो आरबीआई के फंक्शन को पढ़ने के साथ साथ आप थोड़ी सी तुलना मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की भी कर लीजिए कि मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है और कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, आरबीआई किस चीज़ का रेगुलेटर है और सेबी किस चीज़ का रेगुलेटर है, और दोनों में मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में अंतर क्या है। तो ये आपका सवाल आठवां सवाल हो जाएगा। नौवां सवाल जो है वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, और इंडियन इकोनॉमी का जो आपका ये सवाल है जो आपका इंडियन इकोनॉमी का सवाल है, इसमें आपको जो स्ट्रक्चर्स और फीचर्स हैं, स्ट्रक्चर्स और फीचर्स जो है इंडियन इकोनॉमी के, कि भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके फीचर्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस पर वो चीज़ें आधारित हैं। जब आप ये पढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा कि ये बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, और एग्रीकल्चर पर बेस्ड होने के नाते खूब ढेर सारा काम करना पड़ता है रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए 5 ईयर प्लान का या अन्य किसी सरकारी योजनाओं का क्या महत्व है। इंडियन इकोनॉमी जब आप पढ़ रहे हैं तो उसका जब स्ट्रक्चर और फीचर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को, कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए, और एग्रीकल्चर सेक्टर ने खूब सारा रूरल डेवलपमेंट किया है, और इन सारे रूरल डेवलपमेंट के पीछे 5 ईयर प्लान का बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ा योगदान है। तो 5 ईयर प्लान के थ्रू क्या व्यवस्था की गई है इंडियन इकोनॉमी के लाभ के लिए।
उसके बाद एक सवाल बहुत बार पूछा गया है, उम्मीद है कि इस बार भी आपको ये सवाल मिले, यूनियन बजट को लेकर के, यूनियन बजट के बनने को लेकर के, यूनियन बजट के हिस्सेदारी को लेकर के क्या रहता है यूनियन बजट का जो पूरा ब्यौरा है, हिसाब किताब है। और उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन है, ये भी कर लेते हैं इसको, इंटरनेशनल ट्रेड। जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़िए आप, जिस समय हम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ रहे होते हैं उस समय आप यहाँ पे एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक उसको थोड़ा सा पढ़िएगा, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, इन दोनों की जो भूमिका है इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के, उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका पूरा 10 सवाल है। और ये सबसे पहला सवाल आपका है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। इसमें जो कीन्स का डिटर्मिनेशन है, जो कीन्स की थ्योरी है, उसको आपको कायदे से पढ़ना है। दूसरा आपका सवाल इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशनरी डायनामिक्स का है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, कॉजेस क्या है, और स्टैगफ्लेशन क्या होता है। अगला सवाल आपका पॉवर्टी से है कि पॉवर्टी की कॉजेस क्या है, कारण क्या है, और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं टू एरेडिकेट पॉवर्टी। और अगला सवाल जो आपका है वो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का कॉज क्या है, कारण क्या है, और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं इसको खत्म करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में दोनों के ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स को देखिएगा। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंतर्गत जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को जो के लिए जो फिस्कल पॉलिसी है उसको थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो वेरियस इकोनॉमिक्स पॉलिसी लेजिस्लेशन है उनकी बात कर लेंगे। और इसमें जो नरेगा का रोल है, नरेगा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, भूमिका रही है। और उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों टॉपिक को देखिएगा। और दोनों की थ्योरी जब आप पढ़िए तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। उसके बाद ये चीज़ है आपका गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या फ़ायदा है, क्या संरक्षण की जो नीति है वो सही है कि नहीं सही है, क्या संरक्षण की नीति, पेटेंट की नीति रखनी चाहिए या उसको खत्म करना चाहिए, वो सारे जो फिलोसॉफिकल बातें हैं। नेशनल इनकम की बात, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं, क्या उसके कारक हैं, क्या उसके मानक हैं, किन चीज़ों को जोड़ करके राष्ट्रीय आय निकाली जा सकती है, किस चीज़ को निकाल के बाहर किया जाता है, कौन सा घाटा बाहर किया जाता है, तो ऐसी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको बैंक से फंक्शन, जो एक बैंक के कार्य है, सामान्य कार्य, उसकी बात करेंगे। आरबीआई के जो फंक्शन है, चूँकि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है और आरबीआई को हमारा सेंट्रल बैंक माना जाता है, तो आरबीआई के फंक्शन को जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें से कुछ चीज़ें अगर काट दी जाए जो उनके पास सरकारी काम है उसको काट दिया जाए तो आपके पास जो बचे हुए फंक्शन है वो बैंक के फंक्शन हो जाएंगे। और कौन सा इसका रेगुलेटर मनी मार्केट का है, कौन सा रेगुलेटर कैपिटल मार्केट का है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट की थोड़ी सी तुलना पड़ जाएगी। और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, कहते हैं कि इसके प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और उसके बाद टर्शियरी सेक्टर है। और उसमें जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि सेक्टर है, उसमें और रूरल डेवलपमेंट को लेकर के जो 5 ईयर प्लान के अंतर्गत काम होते रहे उसको थोड़ा सा पढ़िएगा। और चूँकि अब 5 ईयर प्लान है नहीं, अब नीति आयोग की 5 ईयर प्लान है, योजना आयोग नहीं है, नीति आयोग की व्यवस्था है, तो थोड़ा सा नीति आयोग की भूमिका पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो आपका ये लास्ट 2 टॉपिक है, यूनियन बजट को लेकर के और इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, IMF और WTO को लेकर। मैं निश्चित ही बताऊँ तो जो आपका सिलेबस है थोड़ा सा लेंदी है और कई बार इकोनॉमिक्स में पुराने समय में भी समस्या रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के समय में भी समस्या रही है, तो थोड़ी सी समस्या हो सकता है आपको यहाँ पे हो। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगर इन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ करके जाते हैं तो इससे बाहर आपके लिए सवाल नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा जटिल है पेपर, लेकिन आप सभी को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जैसा पॉलिटिकल साइंस का पेपर अगर बहुत अच्छा हुआ होगा, उम्मीद करता बहुत अच्छा हुआ होगा, तो इकोनॉमिक्स का पेपर उसकी तुलना में और भी अधिक अच्छा हो, ऐसे ही आप सभी को शुभकामना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, अगले पेपर के पहले फिर से उपस्थित हो जाएंगे आपके लिए, आपकी सेवा में। धन्यवाद, प्रणाम।